तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 18 के एक टॉपिक जो कि है गैर परंपरागत ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या वैकल्पिक स्रोत, जिसमें से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सौर सेल या सोलर सेल। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट विथ लॉजिक आपको संपूर्ण टॉपिक समझाए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में अध्ययन किया था और आज के वीडियो में हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में अध्ययन करें। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं ताकि चीजें आपको बेहतर से समझ में आ सके। तो देखिए, हमने बताया था कि गैर परंपरागत स्रोत या वैकल्पिक स्रोत क्या होता है कि ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कि कभी खत्म ना हो, वह ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत या वैकल्पिक स्रोत कहलाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे सूर्य देव। संसार में सबसे बड़ा अगर कोई उस ऊर्जा का स्रोत है तो वह क्या है? सूर्य है। संसार में सबसे बड़ा ऊर्जा का अगर कोई स्रोत है तो वह क्या है? सूर्य है। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा और उष्मा दोनों हमें प्राप्त होती है। तो हमने बताया कि सूर्य देव आपके जो हैं हमारे विश्व का, इस संसार के सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसलिए इसका जो हमारा पहला टॉपिक होगा वह है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को अगर हम परिभाषित करें तो सूर्य द्वारा आने वाली उष्मी ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा ही क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा कहलाती है। तो सूर्य द्वारा आने वाली प्रकाश ऊर्जा और उष्मी ऊर्जा ही क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा कहलाती है। अब आगे आता है सौर तापन की युक्तियां। अब सूर्य द्वारा जो प्रकाश और ऊर्जा, प्रकाश और उष्मा दोनों आ रही है, इस प्रकाश और उष्मा को संचित करने की प्रक्रिया, इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सौर तापन युक्तियां कहलाती हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा और उष्मी ऊर्जा को इकट्ठा करने की युक्तियां जितनी सारी हैं, उनको एकत्रित करने की युक्तियां जितनी सारी हैं, सौर तापन युक्तियां कहलाती हैं, जिसका फर्स्ट आपका है सोलर सेल। बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको पढ़कर के मजा आएगा और समझ में आएगा कि आखिर सोलर सेल में ऐसा क्या होता है। सोलर सेल में ऐसा क्या होता है जो आप देखते होंगे कि सोलर पैनल वगैरह लगे होते हैं और सौर ऊर्जा जो होता है उसमें ऐसा क्या होता है जिससे हमें विद्युत प्राप्त होता है। तो सौर सेल पढ़ाने से पहले मैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, वह क्या है? एन संधि और पी संधि। ये क्या होते हैं? देखिए, एक होता है अर्धचालक, चालक, अचालक और अर्धचालक, तीन होते हैं। तो चालक जिसमें उष्मा या धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए, उष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाए, चालक कहलाते हैं। और कुचालक जिसमें उष्मा या ऊर्जा का प्रवाह ना हो, वह क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। अर्धचालक जिसमें उष्मा का प्रभाव हो भी सकता है, प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कुछ कंडीशन, उचित तापमान और उचित गलनांक पे ही क्या करते हैं? उष्मा या विद्युत का प्रवाह कराते हैं। तो ऐसे चालकों को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जिसमें से एक आपका है सिलिकॉन। एक क्या है? सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14। यानी कि इसके अंतिम कक्षा में, पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, यानी 8 2 10, अंतिम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यानी सिलिकॉन जो है इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हम आपको समझा रहे हैं एन संधि और पी संधि। सबसे पहले आप इसको समझेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आपके सोलर पैनल में, सोलर प्लेट में ऐसा क्या होता है जो कि प्रकाश से आने वाली ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो एक हमने क्या लिया, यह क्या है? अर्धचालक। अर्धचालक
चालक, जो कि किसी कंडीशन में, किसी विशेष परिस्थिति में ऊष्मा का प्रवाह कराता है, विद्युत का प्रवाह कराता है। तो हमने ले लिया क्या, सिलिकॉन। अब इसमें हम दो चीज मिलाएंगे। एक तो आपका एल्यूमिनियम, कितना होता है 13, यानी इसके अंतिम कोष में 2, 8 और 3, अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। और दूसरा जो हम पदार्थ लेंगे फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 15, यानी 2, 8, 10 और अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 5। इसके अंतिम कोष में 5, इसमें 3 और इसमें 4, यानी सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इन तीनों को हम लेंगे और करेंगे क्या। अगर सिलिकॉन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4। अगर हम सिलिकॉन के पास लेके आते हैं फास्फोरस को, सिलिकॉन के पास लेके आते हैं किसको, फास्फोरस को, फास्फोरस के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो 1, 2, 3, 4 और 1, 5। अब इस फास्फोरस को अगर हम सिलिकॉन के पास लेकर के आते हैं तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे, क्योंकि परमाणु को स्थिर होने के लिए उसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8, और इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 5, यानी कि इसको सिलिकॉन को स्थिर होने के लिए, स्थिर अवस्था प्राप्त करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। और 8 इलेक्ट्रॉन हमने हाइड्रोकार्बन वाला वीडियो एकदम अच्छे से उसमें डीपली अध्ययन किया है कि यहां साझेदारी क्यों होती है, ये इलेक्ट्रॉन को लेता क्यों नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को लेता क्यों नहीं है, इसमें साझेदारी ही क्यों होती है। तो अगर आपने मेरे हाइड्रोकार्बन की वीडियो नहीं देखी है, आपके अध्याय 17 की, तो वीडियो मेरी देख लें, ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे देखिए साझेदारी करता है, तो चूंकि फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन से तो क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉनों की तो साझेदारी हो जाएगी किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। लेकिन साझेदारी का मतलब यह हुआ कि जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं वह 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी। तो साझेदारी जब कर लेगा तो इसका अष्टक क्या होगा, पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन सेफ रह जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा मुक्त अवस्था में और 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शेष बच गया और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो इस तरह से यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, माइनस चार्ज देखने को मिल रहा है। और जहां सिलिकॉन फास्फोरस के साथ मिलकर साझेदारी करता है वहां क्या होती है, एन संधि होती है। वहां क्या देखने को मिलती है, हमें एन संधि देखने को मिलती है। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, माइनस 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 देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, माइनस 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 देखने को मिल रहा है, यानी कि जितने भी हैं सब माइनस है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो हमने बताया एन संधि को आपको कि सिलिकॉन जब फास्फोरस के साथ साझेदारी करता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाता है, यानी कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है वह जोड़ा बना लेते हैं, युग्मित हो जाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, अयुग्मित हो जाता है। इसलिए इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो आपकी रही एन संधि। एन संधि समझ में आ गई। अब आइए बात करते हैं पी संधि की। तो देखिए पी संधि में क्या होता है, हम लेते हैं सिलिकॉन को ही। हमने बताया कि सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4। अब सिलिकॉन में हम क्या मिलाते हैं, यहां पे हम अशुद्धि मिलाते हैं, इस पदार्थ को अशुद्ध करते हैं। जैसे हमने सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाया, यानी मिश्रण करते हैं, मिलावट करते हैं। मिलावट करना यानी अशुद्धि मिलाना, अशुद्ध करना उस पदार्थ को। तो सिलिकॉन को हमें क्या करना है, अशुद्ध करना है। पिछले बार हमने क्या मिलाया था, फास्फोरस मिला था। फास्फोरस जब हमने मिलाया था तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, एन संधि प्राप्त हुई थी, यानी माइनस प्राप्त हुआ था। अब अगर हम किसको मिला दें, एल्युमिनियम को मिला दें। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो अगर हम एल्युमिनियम को इसके पास लेकर के जाएं तो एल्युमिनियम के अंतिम कोष में मात्र कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं, और जबकि एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है? खाली रह जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? खाली रह जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है वहां पे कैसा चार्ज हो जाता है? प्लस चार्ज हो जाता है। तो इसमें एक खाली जगह छूट जाता है, और इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। तो जब सिलिकॉन में हम एल्युमिनियम को मिलाते हैं तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करते हैं। चूंकि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, जिस कारणवश इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? खाली हो जाता है। इसलिए एल्युमिनियम के पास एक खाली जगह यहाँ पे छूट जाता है, जिसे हम कहते हैं कोटर। और यह खाली जगह कैसा होता है? धनात्मक होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां प्रोटॉनों की अधिकता होगी, यानी प्लस की अधिकता होगी। तो इसलिए यहां पे हमें एक प्लस देखने को मिलता है। और एक प्लस जब यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम को मिलाने पर एक कोटर रह जाता है, एक खाली स्थान रह जाता है, एक धनावेश रह जाता है। तो यहां पे कौन सी संधि बनती है? पी संधि बनती है। कौन सी संधि बनती है? पी संधि बनती है। और यहां पी संधि में हमें प्लस 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 देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं एन संधि और पी संधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए, अब कहानी शुरू होती है। तो अब मेन कहानी शुरू होती है। अब आपको हमने समझाया एन संधि क्या होती है, पी संधि क्या होती है। अब देखिए सोलर पैनल में ऐसा क्या होता है, सोलर पैनल का उपयोग हम वही सिलिकॉन का उपयोग करके बनाते हैं। सिलिकॉन हमारे पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन क्या है? तो क्या है? बालू है। बालू हमारी पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत मात्रा में पाया जाता है, यानी सिलिकॉन हमें आसानी से मिल जाता है। यानी सोलर पैनल हम किसकी सहायता से बनाते हैं? बालू की सहायता से बनाते हैं, सिलिकॉन से बनाते हैं। सिलिकॉन हमारे वातावरण में बहुत अधिकाधिक मात्रा में उपस्थित है, तो इसलिए इसको बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब सिलिकॉन में हम वही अगर क्या मिलाएंगे? फास्फोरस मिलाएंगे तो हमारी एन संधि बनेगी। अगर हम एल्युमिनियम बनाएंगे तो पी संधि बनेगी। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे इसमें माइनस उपस्थित है, ऋण आवेश उपस्थित है, यहां पे इसमें प्लस आवेश उपस्थित है। अब होगा ये कि जब इस पर क्या पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये क्या होगा? गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो यहां पे हमें ये देखने को मिलेगा, सर्वप्रथम यहां पे ये क्रिया होगी कि यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, और प्लस माइनस के बीच में जबरदस्त प्यार मोहब्बत होता है। यानी कि जब कभी भी आपका प्लस और माइनस एक साथ आएंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? आकर्षण। क्या देखने को मिलेगा? आकर्षण। और अगर प्लस प्लस आएंगे या माइनस माइनस आएंगे, यानी समान आवेश जब आएंगे तो एक दूसरे को धक्का देंगे, यानी क्या देखने को मिलेगा? प्रतिकर्षण। तो प्लस और माइनस के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है, जिस आकर्षण के कारण एक दूसरे से क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आएंगे। भाई आकर्षण का मतलब खिंचाव, आकर्षण का मतलब क्या? खिंचाव। तो ये वाला प्लस इस माइनस को अपने पास बुलाएगा। तो यहाँ पे इसका प्लस यहां आएगा और इसका माइनस यहां आएगा, और एक लेयर बन जाएगी प्लस और माइनस। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सा अभी यहाँ पे एक फंडा है कि देखिए एक माइनस इसका यहाँ आ गया, एक प्लस इसका यहाँ आ गया, एक माइनस यहाँ, एक प्लस यहाँ, एक माइनस यहाँ, एक प्लस यहाँ, एक माइनस यहाँ, एक प्लस यहाँ। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि हमने बताया आपको कि अगर प्लस और प्लस आते हैं तो एक दूसरे के मध्य प्रतिकर्षण होगा, धक्का देंगे। माइनस और माइनस आते हैं तो एक दूसरे को धक्का देंगे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो अब देखिए यहां पे क्या है? माइनस, यहां पे क्या है? माइनस। यानी ये माइनस अब इस माइनस को इधर आने नहीं देगा, प्लस और प्लस, यानी ये प्लस इस प्लस को और आने नहीं देगा। यानी कि यहां पे एक ऐसी लेयर बन चुकी है, यहां पे एक ऐसी लेयर बन चुकी है, यहां पे एक ऐसी लेयर बन चुकी है कि इधर माइनस वाला इस और माइनस को आने से इधर रोक देगा।
और ये प्लस वाला जो लेयर बन गया है, ये प्लस वाला लेयर इधर से और प्लस जाने से रोक देगा। यानी कि यहां पर एक क्या बन जाएगा, यहां पे एक लेयर बन जाएगा, एक परत बन जाएगी, जिस परत के अंदर न तो इधर का माइनस आ सकता है, न तो इधर का प्लस आ सकता है। लेकिन जब इसको धूप मिलेगा, जब इसको उष्मा दिया जाएगा, तो इसमें क्या मचेगा, खलबली मच जाएगा। यानी कि ये भागने का रास्ता खोजेंगे, इसमें गति मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल जाएगी, गति मिल जाएगी। तो हम करेंगे क्या, सिंपल सा एक तार से क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। एक तार और बैटरी से इसको हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो जिसके द्वारा हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस क्या करेगा, प्लस की ओर जाने का प्रयास करेगा। माइनस हमेशा क्या करेगा, प्लस की ओर जाने का प्रयास करेगा। तो जब इसको धूप मिलेगी, किसको, माइनस को, जब माइनस को धूप मिलेगी तो यह प्लस की ओर जाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। और यह प्लस की ओर चूंकि इधर से तो जा नहीं सकता, क्योंकि इधर आएगा तो ये जितना जो लेयर है माइनस का, वह उसको धक्का देगा और अपनी तरफ आने नहीं देगा। तो यह क्या करेगा, जिधर रास्ता पाएगा उधर ही भगेगा। तो इस तार के माध्यम से यहां आएगा और यहां इधर से होकर के प्लस के पास जाएगा। और प्लस और माइनस एक सर्कल जब पूरा हो जाएगा, हमने विद्युत के चैप्टर में बताया है कि विद्युत का प्रवाह कब होता है, जब परिपथ पूरा होता है तब। यानी ऐसा नहीं है कि यहां पे कटा हुआ है तो बल्ब आपका, अगर यहां पे कोई बल्ब लगा हुआ है तो ये बल्ब जल जाएगा, नहीं जलेगा। जब परिपथ पूरा होगा, यानी इस तार को जब जोड़ा जाएगा, तब यहां से माइनस चल करके आया प्लस के पास। अब प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे और यह बल्ब आपका जल जाएगा। बत्ती जली दिमाग की। कैसे कार्य करता है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में कैसे बदलता है, समझ में आई बात। सबसे पहले फिर से एक बार समझाता हूं। तो बच्चों, होता ये है, क्या होता है, तो बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा सा तो आइए देखते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। आइए फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो देखिए एक बार फिर से कि होता क्या है कि यहां एन संधि है, एन संधि और पी संधि को हम क्या करते हैं, एक में कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के पश्चात होता यह है कि माइनस का परत अलग बन जाता है, प्लस का परत अलग बन जाता है, जिसके कारण इधर का माइनस इधर नहीं आ सकता, इधर का प्लस इधर नहीं आ सकता। बीच में एक क्या बन जाता है, पीएन संधि डायोड क्या बन जाता है, पीएन संधि बन जाता है, जो कि इधर के माइनस को इधर और इधर के प्लस को इधर नहीं जाने देता। उससे होता यह है, अब ऊपर से जब सूर्य देव की रोशनी यहां पड़ती है, सूर्य का प्रकाश जब यहां पड़ता है, सूर्य द्वारा ऊष्मा किस पे दिया जाता है, एन संधि पे दिया जाता है, एन डायोड पे दिया जाता है। तो एन डायोड पर जब सूर्य की ऊष्मा पड़ती है तो इसके माइनस के बीच, इलेक्ट्रॉनों के बीच खलबलाहट मच जाती है और ये भागने का जगह खोजने लगते हैं। तो चूंकि इस यहां पे ऐसी परत है जो कि इसको इधर आने नहीं देगा और इधर आने नहीं देगा, तो ये अगर इधर हम तार कनेक्ट किए हैं तो ये जिधर ही रास्ता पाएंगे उधर ही क्या करेंगे, भागेंगे। तो यहां से इस तार के सहारे माइनस क्या करता है, इधर आता है और यहां बैटरी से जुड़ता हुआ कहां चला जाता है, प्लस में चला जाता है और एक सर्किट हमारी पूरी हो जाती है। और जहां पे प्लस और माइनस आ गए, धन आवेश और प्लस आवेश, वहां हमें क्या देखने को मिल जाएगा, विद्युत। वहां हमें क्या देखने को मिल जाएगा, विद्युत मिल जाएगा। अब देखिए, हम इसकी व्यवस्था इस प्रकार से बनाते हैं ताकि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वह कहां पड़े, एन पर पड़े। तो एन पर पड़ने के लिए यहां पे देखिए, ये जो खाली जगह छोड़ा गया है ये प्लस को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है, प्लस को प्रदर्शित करता है। और ये बिंदु आकार का है, ये माइनस को प्रदर्शित करता है। तो खाली जगह का मतलब कोटर, अभी बताया ना, जो खाली जगह छूट जाता है उसे क्या कहते हैं, कोटर। तो ये आपका कोटर है। अब यहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाती है एक बॉक्स के अंदर कि जो आपका पी संधि है वह नीचे की ओर हो और जो एन संधि है वह
ऊपर की ओर हो। जैसे आपका बॉक्स है, अगर बॉक्स है तो बॉक्स की व्यवस्था इस प्रकार से है, उसमें दो परत हैं, दो सीट है, मान लीजिए दो सीट है। अब उस सीट को ऐसे रखना है कि जो पी वाली सीट है, पी संधि वाली सीट है, वह नीचे आए और जो एन संधि वाली सीट है वह ऊपर रहे। तो उससे होगा क्या कि ऊपर जब रहेगी तो सूर्य का जो आने वाला प्रकाश है वह ऊपर पड़ेगा, यानी एन संधि पर पड़ेगा। एन संधि वाली सीट को अत्यंत पतला रखा जाता है। कैसा रखा जाता है? अत्यंत पतला रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एन संधि पर जब प्रकाश पड़ता है, चूंकि यहां प्लस और माइनस के मध्य एक ऐसा लेयर बन जाता है जिसके कारण इधर वाला माइनस इधर नहीं आ सकता, इधर वाला प्लस इधर नहीं जा सकता। तो चूंकि इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो इसी सीट में से एक तार को हम क्या करते हैं, इधर निकाल लेते हैं, और इस सीट में से एक तार को इधर निकाल लेते हैं। तो इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो इसके माइनस क्या होते हैं, इस तार के सहारे इधर आते हैं और इस प्लस कहां जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। और प्लस माइनस का प्रवाह यानी आवेशों का प्रवाह, प्लस या माइनस यानी आवेश है, और आवेशों का ही प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। तो जैसे ही आवेश प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं, किसके कारण, सूर्य के द्वारा पड़ने वाले उष्मा के कारण। तो उष्मा इस आवेश को क्या करती है, गति देती है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, विद्युत देखने को मिलता है। तो ये तो रही आपके सौर सेल की क्रिया विधि। अब दूसरा नंबर आता है आपका सोलर कुकर। सोलर कुकर या सौर कुकर। सोलर कुकर भी कुछ इसी प्रकार, इसी भांति व्यवहार करता है। उसमें होता क्या, कुकर या सौर कुकर में इस प्रकार का एक लकड़ी का बॉक्स होता है। नीचे जो ये दिख रहा है ये एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिसपे काले रंग की कलई की गई होती है, काले रंग की पॉलिश की गई होती है। अब होता यह है कि सूर्य का प्रकाश यहां से इस और यहां से सूर्य का प्रकाश इसके अंदर प्रवाहित करता है, इसके अंदर प्रवाहित करता है। अब चूंकि इसमें काला कलर की पॉलिश की गई होती है, ब्लैक कलर की पॉलिश की गई होती है, वह क्या करती है, सूर्य की किरणों को यहां से रिफ्लेक्टेड करती है। सूर्य की किरणों को यहां से क्या करती है, रिफ्लेक्टेड करती है। और यह आपका क्या बना होता है, शीशे का होता है, यह कांच का होता है, कांच का ढक्कन। यह एक कांच का ढक्कन होता है और यह लकड़ी का बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स होता है जिसके अंदर काले रंग की पॉलिश की गई होती है। काले रंग की क्या की गई होती है, पॉलिश। अब इसी लकड़ी वाले डब्बे में हम जिस खाना को बनाना है उसको बर्तन सहित इस काले डब्बे में क्या करते हैं, रख देते हैं। और सूर्य की किरणें जब यहाँ पे डब्बे पे पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। परावर्तन हमने आपको पढ़ाया है कि जब शीशे में क्या होता है, शीशे के पिछले भाग में कलई होती है, तो जब सूर्य की किरणें अंदर जाती हैं तो वो रिफ्लेक्टेड होती हैं, वापस जाती हैं। तो वापस जब जाती हैं तो इस ढक्कन पर, जो कांच का बना ढक्कन होता है, उस पर क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती हैं। और यह कांच का ढक्कन उन सूर्य की किरणों को बाहर नहीं जाने देता और यह क्या करता है, फिर से रिफ्लेक्शन करा देता है। यह कांच का ढक्कन क्या कराता है, प्रकाश का परावर्तन कराता है। और प्रकाश का परावर्तन होने के पश्चात इसमें उष्मा का बहुत कम ही भाग बाहर निकल पाता है और उष्मा इसके अंदर संचित हो जाती है, जो कि कुछ ही देर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान हो जाता है और इसमें रखा हुआ खाना हमारा आसानी से पक जाता है। फिर से एक बार देखिए, इसमें लकड़ी का एक बॉक्स होता है, लकड़ी के बॉक्स में कलई की गई होती है और एक कांच का ढक्कन होता है। सूर्य की किरणें जब यहां से पड़ती हैं, इस पर पड़ती हैं, तो ये कांच का ढक्कन क्या करता है, सूर्य की किरणों का परावर्तन करा देता है और सूर्य की किरणों को बाहर नहीं जाने देता। इसके अंदर ही उसको संचित कर लिया जाता है, जिससे इसमें रखे भोजन को क्या मिलती है, उष्मा मिल जाती है और भोजन हमारा आसानी से पक जाता है। हमारा भोजन आसानी से क्या होता है, पक जाता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि थोड़ा खाना बनने में देर लग सकता है, क्योंकि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जाने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है, 2 से 3 घंटे, तो थोड़ा देरी इसमें हो सकता है। तो ये रही हमारी सोलर कुकर की क्रिया विधि।
तो देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा जो इसका गैर परंपरागत स्रोत है या वैकल्पिक स्रोत है, उसमें हमने सौर ऊर्जा को पढ़ा। अब नंबर 2 जो आपका अगला है समुद्रीय ऊर्जा, यानी जो समुद्र आपका है। देखिए हमारे पूरे ब्रह्मांड का 70% भाग में क्या है, पानी है। 70% भाग में क्या है, पानी है। तो इस पानी का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में किस प्रकार से करते हैं, आइए समझते हैं। तो देखिए जो समुद्री ऊर्जा है वह 3 प्रकार की होती है। पहला तो ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो बारी बारी से आइए समझते हैं, और इसकी जो भी परिभाषा लैंग्वेज के रूप में होंगी वह आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, वहां से आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है ज्वारीय ऊर्जा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ज्वार है क्या। ज्वार जो है क्या है, देखिए सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर लगाता है। और हम ये जानते हैं कि पृथ्वी माता चंद्रमा के ऊपर क्या लगाती हैं, अपनी गुरुत्वीय बल से चंद्रमा को पकड़ के रखती हैं। भाई देखिए ये हमारी पृथ्वी है, अब इनके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा है जिसमें चंद्रमा क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये इनका चक्कर क्यों लगाता है, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा क्यों लगाता है, जरा सोचिए। या अगर पृथ्वी के पास एक ऐसा बल नहीं होता जो कि चंद्रमा को पकड़ के रखता, तो चंद्रमा ऐसे घूमते 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 क्या करता, पलायन कर जाता, भाग जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास एक बल है, पृथ्वी की एक शक्ति है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। तो इसी बल के सहारे पृथ्वी चंद्रमा पर क्या करती है, बल लगाती है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब इस गुरुत्वीय बल के कारण चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हमारे पृथ्वी पर पानी उपस्थित है, जो हमारे पृथ्वी पर पानी उपस्थित है, तो चूंकि घूर्णन दोनों कर रहे हैं और एक दूसरे पर क्या कर रहा है, बल लग रहा है, तो जो समुद्र हमारा है ना, समुद्र का दिन में 2 बार, प्रत्येक दिन में 2 बार एक ऐसा समय आता है कि समुद्र का जल काफी ऊंचाई तक ऊपर उठता है। समुद्र का जल काफी ऊंचाई तक क्या होता है, ऊपर उठता है, जिसे हम कहते हैं ज्वार। जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। फिर से एक बार, पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य आकर्षण बल है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में क्या करता है, गति करता है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चूंकि पृथ्वी पर का 70% भाग पानी है, तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव होता है ना, तो ये पानी को क्या करता है, जब ऐसे भी देखिए कोई किसी बर्तन में लेके पानी जब आप हिलाएंगे, घुमाएंगे तेजी से, तो पानी क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। ठीक उसी प्रकार से समुद्र में भी होता है कि घूमते घूमते एक ऐसा समय आता है, 24 घंटे में 2 बार, प्रत्येक दिन 24 घंटे में 2 बार ऐसा समय आता है कि समुद्र का जल ऊपर उठता है। और जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उसे कहते हैं ज्वार। और जब यह ऊपर उठेगा तो भाई नीचे भी गिरेगा, और जब नीचे गिरता है तो इसे कहते हैं हम भाटा। इसे क्या कहते हैं, भाटा। इस तरह से मिल करके दोनों क्या हो गए, ज्वार भाटा। और आप ये सोचे हैं कि जब ये आखिर ऊपर उठता है, यानी कि समुद्र का जल जो स्थिर है उसको गति मिल जाती है। क्या मिल जाती है, गति मिल जाती है। अर्थात इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, गतिज ऊर्जा। क्या देखने को मिलती है, गतिज ऊर्जा देखने को मिलती है। अब अगर इस गतिज ऊर्जा को हम किसी संयंत्र द्वारा संचित कर लें, इकट्ठा कर लें, तो क्या इससे हम अन्य ऊर्जा में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। यहाँ पे होता यह है कि यहाँ पे टरबाइन लगा दिया जाता है, जो कि टरबाइन घूमता है, और वही पिछले मेथड पे चला जाता है कि टरबाइन जब घूमता है, ये जल जब नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है, ये गतिज ऊर्जा इसमें आती है, तो टरबाइन को क्या करता है, घुमा देता है। और टरबाइन कनेक्टेड रहती है जनरेटर से, जनरेटर क्या बना देता है, विद्युत ऊर्जा। फिर ट्रांसफार्मर में से स्टेशन में से आपके घर तक विद्युत पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से समुद्र के अंदर ज्वार भाटा द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। तो ये क्रियाक्रम क्या होता है, समुद्र में होता है। अगला नंबर है तरंग ऊर्जा। देखिए समुद्र में तरंगे, लहर आप देखे होंगे, लहर
चलती हैं, एक पे एक चलते जाती हैं, लेकिन एक दूसरे पे चढ़ती कभी नहीं है। कभी भी आप पानी में, स्थिर पानी में जब पत्थर मारेंगे तो उस पत्थर पानी में जो हलचल उत्पन्न होती है, जो उस पानी में क्या होती है, हलचल उत्पन्न होती है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। यानी कि जब किसी भी ठहरे हुए पानी में आप पत्थर मारते हैं तो पानी क्या होता है, परेशान हो जाता है, दौड़ने लगता है, पानी के अंदर गति एक देखने को मिलती है, और वही विक्षोभ या वही गति या वही हलचल क्या कहलाती है, तरंग कहलाती है। अब देखिए उसमें होता क्या है कि जैसे आपने देखा है सिलाई मशीन जिसमें कपड़ा सिलते हैं, उसमें पैर से क्या होता है, ऐसे 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 किया जाता है, जिससे वह चक्का क्या करता है, सिलाई मशीन का जो चक्का होता है, पहिया होता है, उस पहिए को घुमा देता है। लेकिन आपने देखा है कि उसमें बस इतना इतना ऐसे बस इतना ही करता है, वो नहीं घुमाया जाता। जिसको दबाते हैं, पैर से दबाते हैं तो मशीन का चक्का, सिलाई मशीन का चक्का घूमता है। पैर से हम जब दबाते हैं उसको तो सिलाई मशीन का चक्का क्या होता है, घूमता है। तो ये जो पैर से दबाते हैं वो पूरा एक राउंड नहीं घूमता, लेकिन फिर भी चक्के को एक राउंड घुमा देता है। ठीक उसी प्रकार से तरंग ऊर्जा में भी होता है। उसमें ऐसे संयंत्र होते हैं जो कि जब लहर जब चलेगी तो ऐसे ऐसे करेंगे, और वो एक दूसरे से तार से कनेक्टेड होंगे, जहां पे टरबाइन को क्या करते हैं, घुमा देते हैं। जहां पे टरबाइन को क्या करते हैं, घुमा देते हैं। और जैसे ही टरबाइन घूमी, उससे कनेक्टेड जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर से क्या उत्पन्न होगी, बिजली उत्पन्न होगी, जो कि ट्रांसफार्मर और स्टेशन के माध्यम से आपके घर तक पहुंच जाएगी। अगला नंबर है महासागरीय तापीय ऊर्जा। महासागरीय तापीय ऊर्जा, गर्मी के दिनों में क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है, पृथ्वी पर उपस्थित जो पानी होता है, वह पानी, उसका पानी का ऊपरी सतह क्या हो जाता है, बहुत तेज धूप लगने के कारण पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। केवल गर्मी के समय में नहीं, देखिए हमारा ये पूरा पृथ्वी जो गोल है, यानी कि ये पूरा विश्व है, संसार है, जिसमें बीच में दो रेखाएं जाती हैं, कर्क और मकर रेखा। अब इसके बीच में, इसके बीचों बीच जो भी देश स्थित होंगे, यहाँ पे बीचों बीच जो भी देश स्थित होंगे, वहां पे सूर्य की रोशनी एकदम सीधे सीधे पड़ती होगी। सीधे सीधे जब सूर्य, या इधर अगर रहेगा तो सूर्य, इधर वाले देश जितने होंगे, इधर वाले देश पृथ्वी पे जितने होंगे, उसमें उतनी तेज धूप नहीं लगेगी जितना यहाँ बीच में लगेगी, क्योंकि बीच वाले भाग में सूर्य की जो रोशनी है एकदम सीधा से पड़ेगी, और सीधा से पड़ेगी तो यानी कि यहाँ पे ज्यादा तेज धूप होगी। और यहाँ पे जो पानी का भूभाग होगा, उसका पानी का ऊपरी सतह क्या होगा, ठंडा होगा। पानी का ऊपरी सतह क्या होगा, ठंडा होगा, और उसके नीचे का सतह क्या रहेगा, पानी के निचला भाग क्या रहेगा आपका, ऊपरी वाला सतह क्या होगा, पानी के ऊपर वाला सतह गर्म हो जाएगा, और पानी के जो नीचे वाला, निचला वाला सतह रहेगा वह उतना गर्म नहीं हो जाएगा होगा। और इस ताप में अंतर के कारण, इस तापांतर के कारण भी हम क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, यानी जो ज्वार भाटा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा को यहाँ पे हम क्या किसमें बनाते हैं, विद्युत ऊर्जा में बनाते हैं। तरंग ऊर्जा, तरंग की जो गति होती है, उस गति की गतिज ऊर्जा द्वारा हम विद्युत का निर्माण करते हैं, वह भी क्या है, तरंग ऊर्जा है। महासागरीय तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा को यानी गर्म जल को हम क्या करते हैं, गर्म जल द्वारा जब विद्युत का उत्पादन करते हैं, गर्म जल का जब विद्युत का उत्पादन करते हैं, इसमें देखिए, इसमें विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, चूंकि जल क्या है, गर्म है। कुछ केमिकल ऐसे हैं जो इस जल को क्या करते हैं, वाष्पित, गर्म जल को क्या करते हैं, वाष्पित कर देते हैं, और वाष्प, इससे क्या बनता है, वाष्प यानी भाप, और भाप में इतनी शक्ति होती है कि वही टरबाइन चलाती है, और टरबाइन जैसे ही चला, जनरेटर में गई, जनरेटर विद्युत उत्पन्न किया, ट्रांसफार्मर को भेजा, ट्रांसफार्मर वोल्टता को हाई कर देगा, और फिर स्टेशन तक पहुंचा देगा, और बिजली आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो ये क्रियाएं होती हैं समुद्री ऊर्जा में। समुद्री ऊर्जा भी कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है, इसलिए क्या है, वैकल्पिक स्रोत है या गैर परंपरागत स्रोत है। समुद्र जब तक रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सूर्य रहेगा, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक समुद्र रहेगा। यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और समुद्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा ये कभी खत्म होने वाला स्रोत नहीं है, इसलिए इसको गैर परंपरागत स्रोत या वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों,
आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।